पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो याद रखना है भावात्मक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है ये प्रेम शब्द। व्याकरण की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों, प्रेम जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है। लल्लू लाल। प्रेम सागर ग्रंथ के लेखक हैं लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो आपको याद रखना है नहीं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है, राजभाषा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो याद रखना है कोई नहीं, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, यानी कोई सी भी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। तो याद रखना है अनुच्छेद 343 का, अनुच्छेद 343 का के तहत यानी अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। अगला देखिए, अगला कह रहा है भारत की राजभाषा कौन सी है। तो याद रखना है हिंदी, भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला आपसे कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है। तो याद रखना है गारसा द तासी। गारसा द तासी जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम यानी पहले लेखक हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा। तो याद रखना है शिव सागर सेंगर ने। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सबसे पहले शिव सागर सेंगर ने लिखा था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से कौन जाना जाता है। तो याद करना है आपको स्वयंभू, स्वयंभू को याद रखना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है इन्हें, अपभ्रंश का वाल्मीकि, स्वयंभू को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। तो याद रखना है खड़ी बोली से। मानक हिंदी जो है वो खड़ी बोली से विकसित हुई है, यानी हिंदी का जो विकास हुआ है वो खड़ी बोली से हुआ है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखना है देवनागरी में। हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है। तो याद रखना है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि देश को हानि जयचंदों से है। इस कथन में जयचंद किस प्रकार की संज्ञा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है इस वाक्य में जयचंद जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। जयचंद जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें जाति समूह का बोध होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रामचरितमानस की शैली कौन सी है। तो याद रखना है प्रबंध शैली। रामचरितमानस जो है वो प्रबंध शैली में लिखी गई है, प्रबंध शैली है रामचरितमानस की। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास का नाम है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी जो उपन्यास है उसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना है 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। तो याद रखना है ब्रज भाषा। तुलसीदास की जो रचना है कवितावली, तुलसीदास की रचना है ये कवितावली, ये ब्रज भाषा में लिखी है, ब्रज भाषा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि झोपड़ी से राजभवन तक ये किसकी रचना है। तो याद रखना है माता प्रसाद की है। झोपड़ी से राजभवन तक ये रचना जो है वो माता प्रसाद की है। इसके लेखक हैं माता प्रसाद। आगे देखिए, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे YouTube चैनल इसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध है। आप वहां जाकर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो करेगा सो भरेगा किस प्रकार का सर्वनाम है। तो याद रखना है संबंधवाचक है। जो करेगा सो भरेगा। अगर किसी वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं जैसे जो सो, जो करेगा सो भरेगा, तो उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो जागेगा वो पाएगा, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समीप की वस्तुओं हेतु या और दूर की वस्तुओं हेतु व किस सर्वनाम प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है निश्चयवाचक। पास की वस्तुओं के लिए या प्रयोग होता है और दूर की वस्तुओं के लिए वा का प्रयोग होता है। ये कौन से सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये निश्चित कर रहा है ये, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आगे देखिए, अगला कह रहा है मैं, हम, मुझे, मेरा किस प्रकार के सर्वनाम है। तो याद रखना है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, हम, मुझे, मेरा, ये जो है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि तुम, तू, मुझे, आप, तेरा में किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो याद रखना है मध्यम पुरुष। तुम, तू, मुझे, आप, तेरा, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसने कहा था किस साहित्यकार की कहानी है। देखिए दोस्तों, गौर दीजिए इसको। कह रहा है कि उसने कहा था, ये जो है कहानी है। ये भी क्वेश्चन आता है, उसने कहा था कहानी है, ये किस साहित्यकार द्वारा रचित है। तो याद रखना है चंद शर्मा गुलेरी। उसने कहा था जो कहानी है वो चंद शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। इसके लेखक है चंद शर्मा गुलेरी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह, वे, उसे, उन्हें किस प्रकार के सर्वनाम शब्द हैं। तो याद रखना है अन्य पुरुषवाचक है। वह, वे, उसे, उन्हें, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो विकार शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना है सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है 4 प्रकार के। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध कविता विद्रोही किसने लिखी है। तो याद रखना है रफीक नजरुल इस्लाम। प्रसिद्ध कविता जो विद्रोही है ये रफीक नजरुल इस्लाम द्वारा लिखित है। यानी कविता विद्रोही जो है इसके लेखक हैं रफीक नजरुल इस्लाम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो ये कुर्तुल एंड हैदर की रचना है। कुर्तुल एंड हैदर जो है
ये इसके लेखक हैं। अगले जन्म मोही बिटिया न कीजियो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनायास में कौन सा समास है। ये अनायास जो शब्द दिया है इसमें समास पूछ रहा है आपसे, तो याद रखा है नज तत्पुरुष समास है। इसमें नज तत्पुरुष समास है अनायास शब्द में, नज तत्पुरुष समास। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उर्वशी किसकी रचना है। तो याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी वेरी वेरी फेमस रचना है ये उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साहित्य के नोबेल से सम्मानित पहली अश्वेत महिला कौन थी। अश्वेत पूछ रहा है आपसे इसमें। टोनी मॉरिसन, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त हुआ था टोनी मॉरिसन को। ये पहली अश्वेत महिला थी जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, टोनी मॉरिसन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। तो याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत को। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टूल का विलोम शब्द पूछ रहा है आपसे। स्टूल शब्द दिया है जो, इसका विलोम शब्द पूछ रहा है आपसे। तो याद रखना है स्टूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। स्टूल का विलोम शब्द सूक्ष्म होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल है और उसके बाद जो सर्वोच्च पुरस्कार का नाम आता है वो है मान बुकर पुरस्कार। यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद सर्वोच्च पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय नरवा पाए बौराय। इसमें आपसे अलंकार पूछ रहा है दोस्तों। ये पंक्ति देकर आपसे अलंकार पूछ रहा है, तो याद रखना है यमक अलंकार। यमक अलंकार वो होता है जिसमें एक ही शब्द 2 बार रिपीट किया गया हो लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, उसमें यमक अलंकार होता है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय नरवा पाए बौराय। इसमें यमक अलंकार है। इसमें एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है 33। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, यानी संचारी भाव जो है वो 33 है। आगे देखिए, अगला कह रहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है। तो याद रखना है भरत का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कथन जो है वो भरत का है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखना है संत कवि कहा जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। 8 भेद होते हैं कारक के। 8 भेद होते हैं कारक के, याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का उपनाम जायसी कैसे पड़ा है। तो याद रखना है ये जायसी नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए मलिक मोहम्मद का उपनाम जायसी पड़ गया था। ये जायसी नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इनका नाम जायसी पड़ा था उपनाम। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। तो याद रखना है मानव का शब्द से विशेषण बनेगा मानवी। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। मानव शब्द से विशेषण का निर्माण जो होगा वो शब्द होगा मानवी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो याद रखना है विद्यापति को। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं।
यानी मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। आगे देखिए, अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो याद रखना है पांडे बेचैन शर्मा उग्र की। पांडे बेचैन शर्मा उग्र की रचना है चॉकलेट। चॉकलेट उपन्यास के रचनाकार है पांडे बेचैन शर्मा उग्र। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो याद रखना है धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय के लेखक हैं धर्मवीर भारती। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना है बहुभाषी कहते हैं। वह व्यक्ति जो बहुत बोलता है उसे बहुभाषी कहा जाता है। सॉरी, वह व्यक्ति जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। वाचाल, ये मिस प्रिंट हो गया है, उसे वाचाल कहा जाता है। वह व्यक्ति जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, और वह व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखता है उसे बहुभाषी कहा जाता है। जो बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखता है उसे बहुभाषी, और जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। वाचाल, याद रखना है बहुत बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहते हैं उसे, और बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें एंड शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।